और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। ये हमारा डेटा है। कल हम लोग ऑलरेडी इस डेटा पे काम कर रहे थे। ठीक है, एक डेटा यहाँ और लेते हैं। आते हैं एक एक करके आते हैं। तो ये हमारा डेटा प्रिपेयर हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे अभी हम टोटल निकालेंगे, तो टोटल निकालने के लिए हम लोगों के पास फंक्शन है सम। और हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग सेल एड्रेस कोलन देन एंडिंग सेल एड्रेस। तो यहाँ पे हमने दोनों सेल एड्रेस दे दिया, तो ये हमें क्या मिल गया यहाँ पे, टोटल। ठीक है, अब टोटल को हम सिंपली यहाँ पे ड्रैग कर दे रहे हैं, तो ये हमारा टोटल निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम एवरेज मार्क्स ले रहे हैं। ठीक है, या परसेंटेज। तो हम एवरेज यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल हमारे कितने सब्जेक्ट हैं, 4। ठीक है, तो हम इसको 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इस सेल को सेलेक्ट करके 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। ठीक है, तो हमें डेसिमल में रिजल्ट नहीं चाहिए, हम चाह रहे हैं सिर्फ इंटीजर पार्ट आए। पॉइंट समझ में आ रहा है? अभी डेसिमल में आ रहा है, हमें केवल इंटीजर पार्ट चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो इंटीजर पार्ट चाहिए वो हमें ये नहीं करना है कि 0.5 से बड़ी है तो उसको 1 बढ़ा दो, या 0.5 से कम है तो जो है वही रहने दो। ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डेसिमल हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इंट फंक्शन का यूज कर लेंगे। ठीक है, इंटीजर क्या करता है, जब भी आप कोई डेसिमल में कैलकुलेशन आता है तो डेसिमल पार्ट को हटा देता है, केवल इंटीजर पार्ट्स को आपको ये देता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो कैलकुलेशन है आपका, उस कैलकुलेशन को एक ब्रैकेट में डाल के इंट फंक्शन लगा दीजिए। फंक्शन जब भी कोई लगाएंगे तो क्या करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगाते हैं तो जो एक्सप्रेशन है उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। समझ में आया? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जैसे देखिए ड्रैग किया तो ये हमारा क्या हुआ, डेसिमल पार्ट हट गया। ठीक है, किसी में डेसिमल अब कैलकुलेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखते हैं रिजल्ट। यहाँ पे हमने क्या लिखा, रिजल्ट। और अब रिजल्ट हम कैसे बनाते हैं, जैसे हमारे पास एक फंक्शन हमने बोला था एक्सेल में, दो तीन जैसे लॉजिकल फंक्शन होते हैं। लॉजिकल फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन होते हैं। जैसे स्टैटिस्टिकल फंक्शन होते हैं जिसमें हमारा मैक्स मीन काउंट ये सब हमारे स्टैटिस्टिकल फंक्शन है। इसके बाद मैथ फंक्शन होते हैं। ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन होते हैं जिसमें हमने अपर लोअर कंकैटिनेट किया था। ठीक है, ऐसे इसके अंदर हमारे लॉजिकल फंक्शन होते हैं। ठीक है ना, तो लॉजिकल फंक्शन हमारा काफी इम्पोर्टेंट फंक्शन है। लॉजिकल फंक्शन क्या करता है, कोई चीज लॉजिकली आपको अगर देखनी है, ठीक है, तो उस केस में हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें, जिसका मार्क 60 से ऊपर है वो पास है, जिसका मार्क 60 से बिलो है वो फेल है। ये तो कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ ना। यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, किसका 60 से ऊपर है वो पास है, जिसका 60 से बिलो है वो फेल है। समझ में आया? तो इसको हम बोलते हैं लॉजिकल। जैसे इलेक्शन के लिए वोटिंग कार्ड बनना है, जिसका एज ग्रेटर देन 18 है उसका वोटिंग कार्ड बन जाए, जिसका उससे बिलो है उसका ना बने। कोई इंश्योरेंस कंपनी है, जिसका एज 20 से ऊपर है उसका इंश्योरेंस करना है, जिसका उससे कम है उसका नहीं करना है। मतलब मल्टीपल केसेज हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लॉजिकल फंक्शन। क्या यूज करते हैं, लॉजिकल फंक्शन। तो एक्सेल के अंदर हमारे पास एक इफ लॉजिकल फंक्शन है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एंड भी एक लॉजिकल फंक्शन है। ठीक है, और भी है लॉजिकल फंक्शन, नॉट भी है। ठीक है,
तो इनको हम बोलते हैं लॉजिकल फंक्शन। समझ में आया? लेकिन एंड और नॉट को हम लोग जनरली सिंगल यूज नहीं करते हैं, जब भी यूज करते हैं इसको तो इफ के साथ में ही यूज होता है, ठीक है ना? तो इफ को हम लिखते कैसे हैं? इफ का जो जनरल सिंटेक्स होता है लिखने का, वो कैसे हम लिखेंगे? इफ, ठीक है, देन कंडीशन, इफ लिखा उसके बाद कंडीशन, ठीक है, उसके बाद ट्रू। अगर आपका कंडीशन ट्रू होता है तो आपको क्या करना है, और अगर आपका कंडीशन फेल होता है तो आपको क्या एक्शन लेना है। तो यानी कि ये हमारा कंप्लीट इफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने क्या लिखा? कंडीशन लिखा, देन ट्रू लिखा, देन फेल लिखा, ठीक है। अब ये तो हो गया एक जनरल लॉ। तो ऐसे अगर हम लिखेंगे तो एक्सेल तो पढ़ नहीं पाएगा। एक्सेल को क्या चाहिए? रो और कॉलम चाहिए, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम एक्सेल में, फंक्शन को एक्सेल में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो चीज हम देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने अभी क्या किया है यहाँ पे, इसके लिए हमने यहाँ पे डेटा प्रिपेयर कर लिया है। ये हमने स्टूडेंट्स के रोल नंबर, नेम और ये 4 मार्क्स है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, जिसको हमने M1 M2 से रिप्रेजेंट किया है। फिर इसका टोटल निकाला, एवरेज निकाला, और अब यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं? इनका रिजल्ट। रिजल्ट में अभी हम एक ही कंसीडरेशन लेके चल रहे हैं कि अगर किसी का ग्रेटर देन इक्वल टू 60 मार्क्स है तो वो पास है, और अगर उससे बिलो है तो फेल। समझ में आ गया? कंडीशन हम सिंपल सा लेके चल रहे हैं कि अगर इससे ऊपर है तो पास है, उससे कम है तो फेल है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ पे लिखने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इक्वल साइन लगाएंगे, देन इफ, इक्वल साइन लगाया, देन इफ, अगेन यहाँ पे। अब किस सेल को हम रिफर करेंगे? H2 को। हमारा रिजल्ट जिसमें आ रहा है उस सेल को हम रिफर करेंगे। तो हमने H2 को सेलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे H2 इज ए ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में पास, अदरवाइज इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिख देंगे? फेल। समझ में आया? पॉइंट समझ में आ गया? यानी कि जो हमारा पास है ये ट्रू है, और जो फेल है ये फॉल्स है। अगर भाई दो ही चीज तो होगा, या तो उसका मार्क 60 से ऊपर होगा, या तो कम होगा, या तो उसके बराबर होगा। और कोई केस हो सकता है किसी के मार्क्स का, या तो ऊपर होगा, या तो कम होगा, या तो बराबर होगा। और हमने कंडीशन क्या दिया है? अगर ग्रेटर है या बराबर है तो पास कर दो, अगर उससे कम है तो फेल कर दो। तो 56 हमारा क्या है? 60 से बिलो है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? फेल। हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, देखिए अपने आप आ गया। अब हम क्या करेंगे? एक का हमने कैलकुलेशन किया। एक्सेल में यही बेनिफिट है कि अगर हम फंक्शन को ड्रैग कर देंगे तो बाकी के लिए भी हमें रिजल्ट मिल जाए। समझ में आया? ठीक है। अब आप क्या करते हैं? अगर सपोज यहाँ पे किसी का नंबर अगर कम होता है, जैसे सपोज 20 यहाँ कर दिया, यहाँ भी 20 कर दिया, तो देखिए रिजल्ट यहाँ पे चेंज। समझ में आया? पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है। इसी को अगर हम अगेन कंसीडर करें, यहाँ पे अगर हम इसको कंसीडर करें और यहाँ पे एक सिंपल टैक्स लिखते हैं, ठीक है, जिसका 50,000 से एबव है उसका 4% टैक्स, जिसका उससे बिलो है 2%। समझ में आ रहा है?
दोनों कैलकुलेशन आपको साथ में ही बता रहे हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे इक्वल टू इफ देन दिस सेल D2। यहां पे क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4। तो किसका 4, D2 का। D2 इंटू 4/100 या 0.04 करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने D2 4/100 कॉमा D2 इंटू 2/100। दो ही केस तो थे, 50 से ऊपर है तो 4%, 50 से बिलो है तो 2%। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर मिस्टेक हो सकता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कैलकुलेशन हमने किया है, यहाँ पे D2 इंटू 4/100 को इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा है। इससे पहले वाले में क्या लिखा था, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा था। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आप कुछ स्टेटमेंट देते हैं तो वो स्टेटमेंट एज इट इज स्क्रीन पे आता है, ठीक है ना। अगर आप इन्वर्टेड कॉमा में इसको दे देंगे तो कैलकुलेशन नहीं करेगा, वो वहीं पे लिख के दिखाएगा D2 मल्टीप्लाई 4/100। पॉइंट क्लियर हुआ। अगर कोई एक्सप्रेशन है तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखेंगे, कोई मैसेज देना है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखें, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हम एंटर करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट हो गया, 2% के अकॉर्डिंग हुआ है। और इसको आप सिंपली क्या करिए, ड्रैग कर दीजिए, हो गया कैलकुलेशन, हो गया ना, सबका आ गया। जहां पे 50 जैसे ये है तो 50,000 से अबव है तो इसका कितना निकाला है, 4%, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, 50 से बिलो है तो इसका यहाँ पे क्या निकाला है, 2%। समझ में आया, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट, क्लियर, ठीक। अब सपोज अगर मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में ही इसको लिख दिया होता तो उसका भी इफेक्ट देख लीजिए क्या आएगा। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, एंटर कर दिया। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, समझ में आया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखना है, जब भी कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म होगा तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखना है, ठीक है ना। हमेशा कैलकुलेशन के लिए इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, मैसेज देना है, इस वाले में हमें मैसेज देना था तो इसलिए हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा था। समझ में आया। तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा आपको प्रॉब्लम ऐसे ही आएगा सॉल्व करने के लिए कि 50 से ऊपर है तो इतना कर दो, उससे कम है तो इतना, रेंज में भी आता है ना, ऐसे तो है नहीं। अब जैसे यहाँ पे सपोज ग्रेडिंग हमें करनी है, ग्रेडिंग की बात करते हैं। जैसे सपोज हमें इस तरीके का कुछ ग्रेड बनाना है कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो उसका एस ग्रेड है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है बट बिलो 90 है तो ए ग्रेड, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है, ठीक है, और लेस देन कितना होगा, 80, तो बी ग्रेड, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है और लेस देन 70 तो सी ग्रेड, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू
50 है और लेस देन 60 है तो डी ग्रेड, और अगर बिलो 50 है तो एफ ग्रेड। अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर अब हमें क्या करना है, रेंज के अंदर काम करना। समझ में आया? तो देखने में आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट बहुत इजी वे हो जाएगा जब आप इसको लिखेंगे तो ना। ठीक है, अब कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? ठीक है, अभी तक तो ठीक था, हमारा 2 केस थे तो ठीक था। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज कि एक कंसेप्ट होता है नेस्टेड। हाँ, नेस्टेड। ठीक है, नेस्टेड फंक्शन, नेस्टेड इफ बोलते हैं यहाँ पे, नेस्टेड इफ फंक्शन। ठीक है, मतलब नेस्टेड का मतलब क्या होता है? फंक्शन के अंदर फंक्शन। जैसे इफ फंक्शन है ही तो इफ के अंदर हम इफ लगा देंगे। समझ में आया? उसी को हम बोलते हैं नेस्टेड। क्लियर? समझ में आ गया ना? नेस्टेड का मतलब अभी हमने क्या लगाया है, सिर्फ एक इफ फंक्शन लगाया है, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल इफ फंक्शन लगाएंगे। ठीक है ना? अब लगाएंगे कैसे, उसको लिखेंगे कैसे? तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, क्योंकि एक्सेल सीट पे लिखूंगा तो बहुत छोटा आपको विजुअल होगा। यहीं पे लिख रहे हैं पहले समझने के लिए, और सेल एड्रेस हम इसी को रिफर कर रहे हैं। हमारा जो डेटा है वो किसमें है? एवरेज H2 में है, तो हम H2 को ही वहां पे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ताकि वहां से डायरेक्ट यहाँ से फार्मूला कॉपी करके वहां पेस्ट कर दें, फिर दोबारा नहीं लिखना पड़े। समझ में आया? तो यहाँ पे हमने लिखा है इक्वल टू, पहले समझ लीजिए फिर नोट करिएगा। ठीक है, इफ H2, सबसे पहले हम लार्जेस्ट कंडीशन लेते हैं। अगर ग्रेटर देन, क्योंकि लार्जेस्ट इसलिए ले रहे हैं कि इसके ऊपर के सभी को देना है ना, तो इसीलिए हम सबसे पहले लार्जेस्ट, मान लीजिए 100 है, 100 से ऊपर भी चला गया तो कोई बात नहीं, अगर 90 से ऊपर है तो उसको हमें एक ग्रेड देना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने लिखा H2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो कौन सा ग्रेड आ जाए? एस ग्रेड। ठीक है, एक कंडीशन तो क्लियर हो गया कि अगर 90 या 90 से ऊपर है तो एस ग्रेड। और यहाँ पे देखिए ग्रेड को हमने किस में लिख दिया है? इन्वर्टेड कॉमा में। क्यों लिखा है? क्योंकि ये एक मैसेज है, एस लिख के आए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते थे? 90 से बिलो होता था तो क्या करते थे? अगला ग्रेड दे देते थे। अब यहाँ पे ग्रेड नहीं देना है, यहाँ पे क्या करना है, अगर वैल्यू 90 से बिलो है तो फिर से उस वैल्यू को चेक करें। फिर यहाँ पे क्या लगा दिया? इफ H2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो यहाँ पे कौन सा ग्रेड आ जाएगा? ए। ठीक है, फिर कॉमा। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, दो ब्रैकेट ओपन हो गए हैं और दोनों ब्रैकेट अभी क्लोज नहीं हुए हैं, तो मतलब क्या है कि ये कैलकुलेशन उनके अंदर ही चल रहा है। समझ में आया? अब यहाँ पे लिखेंगे, अब मान लीजिए हमने 85 इनपुट किया तो 90 वाले पे तो फेल हो गया, तो किस पे जाएगा? दूसरे वाले पे जाएगा चेक करने। दूसरे पे जाएगा तो 80 क्या, 85 क्या, 80 से ग्रेटर तो ए ग्रेड आ जाएगा। लेकिन आपने सपोज 75 किया, फिर नहीं आएगा। फिर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? एक कंडीशन देना पड़ेगा, H2 इज ए ग्रेटर देन इक्वल टू 70, और यहाँ पे कौन सा ग्रेड देंगे? बी। फिर कॉमा, इफ H2 इज ए ग्रेटर देन इक्वल टू, कितना लिखेंगे? 60। ठीक है, तो कॉमा यहाँ पे क्या दे देंगे? सी ग्रेड। ठीक है, फिर कॉमा, इफ H2 इज ए ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो डी ग्रेड। अब देखिए यहाँ पे
H2 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो गया तो बी ग्रेड आ गया। अब 50 से बिलो तो सब फेल होने हैं ना, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या आप लिख देंगे, एफ ग्रेड। भाई इस एफ पे कब जाएगा वो, ऐसे इतने को कंसीडर करिए, जैसे ही 50 से बिलो होगा। अब 50 से बिलो तो अब लिमिट है नहीं, 10 तक भी जा सकता है, तो एफ ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि ब्रैकेट बहुत ओपन हो गए, तो सबसे बड़ा हमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि ब्रैकेट कितना बंद करें। तो सबसे आसान तरीका, जितने ब्रैकेट ओपन हुए हैं उतने ब्रैकेट लास्ट में क्लोज कर दीजिए। ठीक है, जैसे अब देखिए इसका क्लोजिंग ये कर दिया, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे, फिर अगेन इसकी क्लोजिंग, फिर अगेन इसकी क्लोजिंग, और फिर इसकी क्लोजिंग। टोटल कितने ब्रैकेट क्लोज हो गए, 5। जब हम इसको एक्सेल में लिखेंगे तो वो ब्रैकेट का कलर दिखाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। समझ में आया, पॉइंट समझ में आ गया। इसी के बेस पे आप टैक्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि अगर 1 लाख से ऊपर है तो इतना परसेंट टैक्स, अगर 80 से 1 लाख के बीच में है तो इतना, 60 टू 80 है तो इतना, 40 टू 60 है तो इतना, ठीक है, 20 टू 40 है तो इतना, बिलो 20 है तो क्या। समझ में आया, तो ये आपके लिए लैब में एक टास्क होगा जो आप टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो अगर आप वहां पे करेंगे तो फार्मूला आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कॉपी करते हैं। ठीक है, और कॉपी करके फार्मूले को हमने यहाँ पे इस सेल में पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे एक कॉलम लिखते हैं ग्रेड ना, और फार्मूले को हम क्या करते हैं यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो देखिए फार्मूला हमारा यहाँ पे क्या हो गया, पेस्ट हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये अलग 2 लाइन में लिख दिया था तो ये अलग आ गया है, वो अलग है। हाँ, तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स करेंगे, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करें। ठीक है, एंटर करेंगे तो एक का ग्रेड हमें मिल गया। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट का आपको कलर के साथ में दिखा रहा है, व्यू हो रहा है ना सबको। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से ब्रैकेट को कंसीडर करिए, इसका ब्रैकेट का कलर देखिए सेम है ना, ग्रीन ग्रीन। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए फिर ये ब्रैकेट क्लोज हुआ तो इस कलर का कॉम्बिनेशन है, अगेन इसका इसका सबसे स्टार्टिंग वाला देखिए ब्लैक कलर में ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और सबसे लास्ट में क्लोज हुआ है। तो यानी कि ये सभी क्या हो रहे हैं, पहले वाले इसके अंदर ही है ना। समझ में आ गया, इजी है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है इजी। ठीक है ना, करना क्या था, जो एल्स वाली कंडीशन थी उसी पे जाके हमें क्या करना था, उसको फॉल्स करना, उसी पे तो जाके लिखे हैं। क्योंकि एक बार मार्क्स तो यहाँ, जैसे इसी को एक एक मार्क्स को लेके हम कंसीडर करते हैं। जैसे सपोज करिए 56% हमने ले लिया। ठीक है, किसी स्टूडेंट का 56% आया, उसको हम अपने इस फंक्शन पे रख के देखते हैं। तो H2 की वैल्यू अभी कितनी है, 56। तो यहाँ पे चेक किया, H2 इज ग्रेटर देन 56, नहीं है, तो कंडीशन क्या हो गया, फेल हो गया। तो फेल हो गया तो ये इस पे आएगा, फेल वाले पे, फिर यहाँ पे चेक करेगा H2 इज ग्रेटर देन 80, तो यहाँ भी फेल हो गया। फिर अब इस पे आएगा, यहाँ चेक करेगा, यहाँ भी फेल, अगेन H2 इज ग्रेटर देन 60, यहाँ भी फेल। अब यहाँ पे आ गया H2 इज ग्रेटर देन 50, तो डी ग्रेड मिल गया, क्योंकि 56 क्या है, 50 से बड़ी वैल्यू है, और यहाँ पे ग्रेड एफ प्रिंट हो गया। अगर बिलो रहता तो क्या हो जाता हमारा, एफ आ जाता। तो एक उसको भी देख लेते हैं, ये तो ड्रैग कर देते हैं सिंपली।
ठीक है। और यहाँ पे सपोज किसी का मार्क्स अगर इसमें सपोज 0 हो गया, एफ ग्रेड हो गया, 37% आ गया, नहीं? तो यहाँ पे अभी हम 25 कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ तो ये देखिए 50 किया तो यहाँ पे ये पास हो गया, ठीक है ना? प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? अब ये पूरा ग्रेडिंग वाला तो सही है, ग्रेड में कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे भी अभी एक इशू है। नहीं, इशू बहुत बड़ा है। इशू ये है कि इस स्टूडेंट्स का मार्क 50 है, बट 25 और 40 पाया है, 45 पाया है 2 सब्जेक्ट में। तो कुछ तो सब्जेक्ट के कट ऑफ मार्क्स होंगे। भाई 2 सब्जेक्ट में हमने एग्जाम ही नहीं दिया और 2 सब्जेक्ट में हमने 100 में 80 पा गए, तो उसके टोटल के हिसाब से तो परसेंटेज में पास हो जाएंगे ना? नहीं पास हो जाएंगे तो रिजल्ट तो गलत हो गया ना फिर। प्रॉब्लम समझ में आ गया? ठीक है। हाँ, तो यहां पे हम इसको कंसीडर करते हैं एंड एंड ऑफ फंक्शन यूज करते हैं। जैसे एंड को पहले हम समझ लेते हैं क्या है, फिर बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 है, 20 है, 35 है, 65, 40, और कुछ मार्क्स यहाँ पे लिख दिए। ऐसे ये 2 सेल के डेटा है, ठीक है। 2 सेल के हमारे क्या है, डेटा है। एक सेल हमारा, एक कॉलम ए है, एक कॉलम बी है, ठीक है। हमें चेक करना है, चेक ये करना है कि दोनों सेल में जहां जहां पे दोनों सेल की वैल्यू 50 से ऊपर हो वहां पे ट्रू आ जाए, और जहां पे दोनों सेल की में से किसी भी एक सेल की वैल्यू अगर बिलो 50 होती है तो वो फॉल्स हो जाए। पॉइंट समझ में आया? जैसे एक सेल में हमने कुछ नंबर लिखा, एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में, हमें देखना है कि दोनों कॉलम में एग्जैक्ट कहां पे ऐसे दोनों सेल में वैल्यू है दोनों कॉलम के अंदर जहां पे दोनों की वैल्यू 50 से ऊपर है ना। तो एंड का काम क्या होता है, एंड जो फंक्शन होता है वो क्या करता है कि दोनों कंडीशन जब ट्रू होती है तभी वो रिजल्ट को फाइनल ट्रू करता है। जैसे कोई रिक्रूटमेंट निकला है और उसके साथ लिखा है कि ये क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस, तो मतलब क्या है, कंडीशन है कि कैंडिडेट को दोनों क्राइटेरिया क्वालिफाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि केवल क्वालिफिकेशन रहे और एक्सपीरियंस ना रहे तो हो जाए, या एक्सपीरियंस है बट क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि वहां पे आपने एंड लगाया हुआ है, ठीक है ना। जैसे आपने लिखा है +2 + 4 ईयर का एक्सपीरियंस, तो ये एक कंडीशन बन गया कि दोनों होना चाहिए, और ग्रेजुएट अलग हो गया ना कंडीशन। आर का मतलब क्या हो गया, कोई भी एक हो, या तो ये वाला फुलफिल करो या तो ये करो। तो आर में क्या होता है कि अगर आपके साथ मल्टीपल कंडीशन दिए हुए हैं और इसमें से अगर आप कोई भी एक क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका कंडीशन ट्रू हो जाता है। और एंड में क्या होता है, जितने क्लास दिए रहेंगे अगर आप सभी क्लास को क्वालिफाई नहीं करोगे तो वो क्या होगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अब इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे एंड, ठीक है। और यहां पे हमने लिखा दिस, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, कॉमा दूसरे सेल को ले लिया B1 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, यानी कि दोनों सेल में अगर 50-50 वैल्यू होगी तभी वहां पे ट्रू हमें मिलेगा। ये दूसरा कोई मैसेज ही नहीं देगा, ये ट्रू और फॉल्स ही लिखेगा। समझ में आया? तो यहां पे हमने एंटर किया,
ये लॉजिकल फंक्शन है, लॉजिकल फंक्शन केवल ट्रू एंड फॉल्स देता है रिटर्न, इसको यूज करें। हाँ, ये मैसेज नहीं देता है, ये सिर्फ बताता है कि कंडीशन फॉल्स हो रही है कि ट्रू हो रही है। मैसेज के लिए इसको यूज करना पड़ेगा किसी फंक्शन के अंदर। जैसे मैंने शुरू में ही बताया है कि एंड आर जो नॉट है वो हम ऐसे लिख नहीं पाएंगे, उसको इफ के अंदर ही ले जाके लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए और इसको ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें इस वाले केस में, तो पहले सेल की वैल्यू क्या है? लेस देन 50। दूसरे वाले सेल की वैल्यू क्या है? लेकिन दोनों में 50 से ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख के आ गया? फॉल्स। अब समझ में आ गया? बट अगर हम नीचे वाले में देखें यहाँ पे, तो ये देखिए 50 के इक्वल है और 50 से ऊपर है तो ट्रू। जैसे इसको कम करेंगे फॉल्स है। ठीक है, अब आप जो कह रहे थे कि अगर हमें कुछ मैसेज देना है तो फिर यहाँ पे हम इफ लगा के दे सकते हैं। इफ एंड कॉमा पास। ठीक है, तो देखिए पास फेल, अब मैसेज आया। केवल सिंगल एंड को यूज करेंगे तो कोई मैसेज नहीं दे पाएंगे, वो बाय डिफॉल्ट ट्रू या फॉल्स ही बताए। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, ऐसे आर है ना, तो एंड बहुत ज्यादा यूज होता है, एंड में थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है। इसी को अगर हम आर कर देंगे तो आर में कोई भी एक हो जाएगा तो वो ट्रू या फॉल्स कर देगा। जैसे आर हमने कर दिया, यहाँ पे लिखा आर, तो आर का मतलब क्या हो गया कि किसी भी एक सेल की वैल्यू अगर 50 से ऊपर होगी तो ट्रू रहेगा, क्योंकि आर में क्या हो रहा है, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना। सबसे लास्ट वाले पे आई थिंक हमने किया है ना, ऊपर नहीं ड्रैग होता है। ये देखिए यहाँ पे पास आ गया। ठीक है ना, पास आ गया ना। क्यों आया? क्योंकि ये बिलो है लेकिन दूसरा वाला, हाँ, तो ये इसलिए आर यहाँ पे लिखा था। ठीक है ना, चलिए अब आगे हम अपने प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं। बता दें थोड़ा सा बड़ा होगा ये। ठीक है, तो इतना ज्यादा हम इसको करते नहीं है, दो सेल पे बता दे रहे हैं आपको। आप लोग नोट करते रहिएगा, लैब में इजी होगा करने के लिए। वैसे अभी हमने हटा दिया, सिर्फ यहाँ पे दो पेपर ही लिया है ना। अब यहाँ पे हम ग्रेडिंग उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, और एवरेज में यहाँ पे 4 की जगह पे किससे डिवाइड करेंगे? ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हम ग्रेड लिखते हैं। ग्रेड वही रहेगा जो पहले था। ठीक है ना, अब बस ये चेक करना है कि इंडिविजुअल अगर किसी सब्जेक्ट में बिलो 50 है तो उसका फाइनल रिजल्ट फेल है, चाहे पहले उसका परसेंटेज कितना भी हो। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो चीज आपने लिखा था वो इफ के साथ एंड जो है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, एंड फंक्शन के अंदर लिख देंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो एक मैं लिख के यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। इक्वल टू इफ
इफ, ठीक है। अब यहाँ पे एंड लगाएंगे, ठीक है, और वो पूरा कंडीशन यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अलग भी लिखना पड़ेगा, C2D2, उसको भी तो चेक कर रहे हैं ना साथ में। तो C2 का कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 50, और D2 का कंडीशन क्या है? ये भी उतना ही रहना चाहिए। और H2 का, F2 का कंडीशन क्या होगा? F2 का ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? 90। तभी तो मैच करेगा ना। अब इसको बंद कर दिया, यहां पे कौन सा ग्रेड दिया? एस ग्रेड, कॉमा, ठीक है। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब यहां पे हम क्या कर देंगे, आप इसको पूरा कॉपी कर लीजिए यहां तक, ठीक है, और यहां पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और यहां पे अब 90 की जगह पे क्या लिख देंगे? 80, ठीक है। और ग्रेड क्या चेंज हो जाएगा? ए ग्रेड ना। फिर कंट्रोल वी, फिर यहां पे क्या कर देंगे? 70। बाकी तो 50 तो सब में है ना, 50 से ऊपर होना चाहिए। तो यहां पे कौन सा ग्रेड आ जाएगा? बी, ठीक है। देन कॉमा 60, तो यहां पे सी, कॉमा, अब यहां पे क्या हो जाएगा? 50, और यहां पे क्या हो जाएगा फिर? डी, अदरवाइज एफ, या फेल, जो भी लिखना है, ठीक है। एफ लिख दिया, ओके। समझ में आया? कुछ भी नहीं किया है, बस एक जगह केवल ग्रेडिंग वाला चेंज किया है, ठीक है ना। अब एंड फंक्शन के साथ रखा, एंड में तो क्या होगा, जब पूरे कंडीशन ट्रू होंगे तभी ट्रू पे जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? अब इसको हम क्या करेंगे, यहां से एंटर की प्रेस करते हैं। तो एंटर की प्रेस किया तो यहां पे हमारा क्या आ गया? फॉल्स आ गया, ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने कंडीशन क्या दिया है कि 50 से ऊपर हो तो डी ग्रेड, अदरवाइज क्या करो? फेल। अब ये देखिए यहाँ पे मार्क्स क्या है? 52 है, 52 है। तो 52 को क्या किया? पास नहीं किया। हाँ, और अगर पहले वाला कंडीशन होता तो इसको डी ग्रेड मिल जाता, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे? सिंपली ड्रैग कर दें, ठीक है। अब आप कहीं पे भी अगर मार्क्स चेंज करेंगे, अगर एक सब्जेक्ट में भी बिलो 50 हुआ, तो ये फाइनल ग्रेडिंग हो जाएगा, इसमें गलत होने के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। बस इनपुट गलत ना हो, किसी का मार्क्स बाय मिस्टेक गलत एंटर ना हो गया हो। समझ में आ गया? ठीक है, करना कुछ नहीं है। अभी तक जो हम इफ के साथ लिख रहे थे उसको एंड ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, यही तो किया है। समझ में आ गया? इफ फंक्शन क्लियर हो गया। आप चाहें तो इस पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ ग्रेड है, यहाँ पे रिमार्क्स आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर यस ग्रेड है तो एक्सीलेंट है, ए ग्रेड है तो वेरी गुड, गुड, इस तरीके का आप रिमार्क्स यूज कर सकते हैं। तो केवल इफ कंडीशन ऐसा नहीं है कि केवल ग्रेटर ही चेक करता है, इक्वल भी चेक करता है। समझ में आया? तो आप लोग उसको करिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट हमारे साथ हम लोग को यूज करना होता है फिल्टर, ठीक है ना। तो आई थिंक फिल्टर
हाँ, ठीक है ना, फिल्टर की बहुत जरूरत पड़ती होगी, ठीक है ना। तो फिल्टर आपको कैसे करना है, ठीक है। फिल्टर करने के लिए आप यहाँ से डेटा को सेलेक्ट करिए, ठीक है, और डेटा टैब में जाइए, और यहाँ पे देखिए सामने ही है, बिल्कुल फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। अब कल बात हो रही थी ना कि हमें टॉप 50 चाहिए, टॉप 5 चाहिए, मैक्सिमम वाले, तो वो सारे केसेस आपके यहाँ पे सॉल्व होंगे। समझ में आया? ठीक है। हाँ, फिल्टर लगाना पड़ेगा। अब जैसे सपोज करिए M1 सब्जेक्ट के अंदर हमें चाहिए कि जिनका 80 से ऊपर है उनके रिकॉर्ड्स को ही केवल दिखाए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे जाएंगे, नंबर फिल्टर, और यहाँ पे एक ऑप्शन है ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पे आप क्या करिए, एक कितना दिया था, 80 से above ना, और ओके कर दीजिए। तो ये देखिए सिर्फ 80 M1 में जिसका 80 से above है वही स्टूडेंट्स आए। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। फिर से आपको अगेन सभी के रिकॉर्ड को देखना है, तो आप यहाँ पे अगेन क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, सेलेक्ट ऑल, ठीक है। मतलब आपको फिर से देखना है तो क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल कर देंगे, ठीक है। अब जैसे हमें सिर्फ ए नाम से जो नाम स्टार्ट हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड चाहिए, हाँ, केवल ये नाम से चाहिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे जाएंगे और टेक्स्ट फिल्टर, अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया है, टेक्स्ट फिल्टर। यहाँ पे देखिए लिखा है ना, बिगिंस विथ, किस लेटर से नाम स्टार्ट हो, तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे ए, तो आपको ए नाम वाले रिकॉर्ड मिल जाए। समझ में आया? फिर से आपको अगेन पूरा देखना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल, ठीक है ना। ये फिल्टर मार्क्स अगर आपको हटाना है, बिटवीन में भी वैल्यू दे सकते हैं, ग्रेटर देन इतना हो, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ से कंडीशन दे सकते हैं। अब जो था टॉप 5 टॉप, तो उसका भी यहीं पे दिया हुआ है, कुछ करना नहीं है। नंबर फिल्टर में जाइए और देखिए लिखा है टॉप 10, तो टॉप 10 पे क्लिक करिए और यहाँ पे जितना आपको टॉप 10 तो उसने लिखा है आपको कितना चाहिए, 5 4 3 2, तो यहाँ पे आप 5 लिख देंगे, तो उस सब्जेक्ट में जो टॉप 5 मार्क्स होंगे वो आ जाएंगे। हो गया? ठीक है, समझ में आया ना। टॉप 10 तो वो लिखा है, लेकिन आप अपने हिसाब से संख्या घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो फिल्टरिंग आप बड़े आराम से यहाँ से कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल करिए, हाँ, बस इस पे क्लिक कर दीजिए, हट गया। क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, सेलेक्ट करके आप इसको क्लिक कर दीजिए। एक बार क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, एक बार क्लिक करेंगे तो हट गया। ठीक है ना, फिल्टर समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है इस तरह से थोड़ा सा फिल्टर करने में। प्रॉब्लम क्या होती है, जो जो ओरिजिनल डेटा होता है वो थोड़ा हाइड हो जाता है ना, कंपेयरिंग थोड़ी सी करनी हो तो मुश्किल हो जाता है। नहीं हो रहा है? ये देखिए इसी के ऊपर फिल्टर लगा रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे अगर फिल्टर हम यही लगा रहे हैं, फिल्टर, अब यहाँ पे हमने चेक किया ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन 80 आया, लेकिन बाकी हाइड हो गए ना रिकॉर्ड। तो इससे बचने के लिए, ताकि हमें पूरे रिकॉर्ड दिखते रहें, ठीक है, तो हम यूज करते हैं एडवांस फिल्टर। किसी ने सुना है एडवांस फिल्टर?
इसी के बगल में है एडवांस फिल्टर, ठीक है। ये बहुत बेटर आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। एडवांस फिल्टर, क्लियर। एडवांस फिल्टर में आपको करना क्या है, आप अपने कॉलम का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। हमने M1 लिख दिया। हमें मार्क्स चाहिए ग्रेटर देन, सपोज 80 ही चाहिए, ग्रेटर देन 80, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कंडीशन है, ये हमारा क्या है, डेटाबेस है। इस डेटाबेस से रिकॉर्ड उठा के हमें यहाँ डिस्प्ले कर दे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे और यहां पे हम यहां पे आ जाए, ठीक है। और यहां पे सेलेक्ट करने के बाद हम क्लिक करेंगे एडवांस, ठीक है। सेलेक्ट हो गया ऑलरेडी। अगर मान लीजिए आप सेलेक्ट नहीं करके जाते हैं तो आप यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट रेंज, जो लिस्ट रेंज है, ये हमारा क्या है, पूरे डेटाबेस का सिलेक्शन। समझ में आया। और अब कह रहा है कि क्राइटेरिया रेंज, आपका कंडीशन जहां लिखा है उसका रेंज क्या है। तो कंडीशन रेंज पे यहाँ पे क्लिक करके और सिर्फ इतना ही सेलेक्ट करिएगा, कि नहीं कि उससे ज्यादा इधर उधर ना, सिर्फ वही कंडीशन। और यहां से वापस करेंगे, यहाँ पे आ गए। अब ये कह रहा है कि आपको डेटा कहाँ डिस्प्ले कराना है, तो कॉपी टू लोकेशन। तो इस लोकेशन को हमने, कितने कॉलम है टोटल, 6। तो 6 कॉलम यहाँ पे हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। 6 कॉलम सेलेक्ट करके थोड़ा सा रो भी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर उस कॉलम से कम कॉलम सेलेक्ट किया तो डेटा नहीं आएगा। समझ में आया। और यहाँ पे क्लिक किया और ओके कर दिया। पॉइंट समझ में आया। हाँ बता रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन हो गया, जो ये लिखा है ये सिंपल कंडीशन हो गया कि M1 इज ग्रेटर देन 80। और यहीं पे हमें देना है M1 इज लेस देन इक्वल टू 90। जो कंडीशन दे दिया, मतलब ग्रेटर देन इतना, लेस देन इतना, ये एंड कंडीशन है। समझ में आया कि नहीं। ये हमारा एंड कंडीशन है, इसके बीच की वैल्यू होगी तभी दिखाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा बताता हूं। आप इस रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए पूरा, ठीक है। रेंज को पूरा सेलेक्ट किया, फिर एडवांस फिल्टर पे जाइए। तो डेटा सेलेक्ट है ऑलरेडी, आप कंडीशन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। दोनों सेलेक्ट किया, हाँ। और फिर वापस आए, कॉपी टू अनदर लोकेशन, और फिर हमने ये लोकेशन सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो ये देखिए 90, 88 और 88 आए हैं, 90 से ऊपर वाला वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। समझ में आया। तो क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। ये हमें चाहिए, डेटा कहाँ पे चाहिए। अब यहां से आप यहां से कंपेयर भी कर सकते हैं डेटा को। समझ में आया, ठीक है। एक और प्रॉब्लम पे आते हैं, थोड़ा सा इस वाले पे आते हैं। ये हमारा है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कंडीशन ये दे रहे हैं, डिपार्टमेंट क्या दिया, सेल्स, सेल्स, ठीक है। डिपार्टमेंट क्या हो, सेल्स हो। और सैलरी क्या दिया है, ग्रेटर देन 15 से ज्यादा नहीं,
40 से ज्यादा करते हैं ताकि हमारे रिकॉर्ड थोड़े उस हिसाब से आए ना। 15 से करेंगे तो सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो 40 हमने ले लिया, 40,000। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करते हैं। फिर एडवांस फिल्टर, फिर यहाँ से क्राइटेरिया रन सेलेक्ट किया और फिर यहाँ से कंडीशन। ओह, हमें ब्लैंक स्पेस सेलेक्ट करना चाहिए था। एडवांस, देन कंडीशन, और फिर हम यहाँ से कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो इसमें कितने कॉलम है? 4 कॉलम है, तो 4 कॉलम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और नीचे उसी के अकॉर्डिंग कुछ एरिया सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसको समझते हैं। 45,000, 47,000, तो सेल्स में ये देखिए 12,000 है, फिर सेल्स में 24,000 है, फिर सेल्स में 45,000 है, सेल्स में क्या है 47,000 है। समझ में आया? तो ये देखिए 40 यहाँ पे 47 को लिया है, ऊपर वाला देखिए नहीं लिया है। ठीक है ना? तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या, कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है? एंड मतलब कर रहा है ना, एंड। तो ये ही हमें आपको बताना था। अब हाँ, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ लिखा और इसके जस्ट एडजेसेंट कॉलम में दूसरा लिख दिया, तो ये एंड कंडीशन बन जाएगा। समझ में आया? और अब हमें दूसरे तरीके का कंडीशन चाहिए कि या तो डिपार्टमेंट सेल्स हो या तो सैलरी ग्रेटर देन हो। समझ में आया? ये क्लियर है ना सबको? अगर सेम लाइन में लिखा है तो एंड फंक्शन यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, और अगर ये ग्रेटर देन हम यहां से हटा के अगर यहां लिख देंगे तो ये आर कंडीशन बन जाएगा। अब इसका मतलब ये हो जाएगा, या तो डिपार्टमेंट सेल्स हो या तो सैलरी। अब वो ऐसे दे देगा। अब मान लीजिए किसी की सैलरी 45,000 है, बट उसका डिपार्टमेंट मार्केटिंग है, तो उसका भी रिकॉर्ड आ जाएगा। समझ में आया ना? अब देखिए कैसे इसको करते हैं। ये पूरा डेटा सेलेक्ट किया और यहां से फिर एडवांस फिल्टर पे गए। ठीक है, एडवांस फिल्टर में हमने क्या किया, लिस्ट रेंज पूरा सेलेक्ट किया। फिर अगेन यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज हमने इस तरीके से सेलेक्ट किया। ठीक है, ओके किया, फिर यहाँ पे गए और ये पूरा हमारा एरिया सेलेक्ट हो गया और ओके कर दिया। तो अब देखिए कुछ रिकॉर्ड अलग तरीके से आया है ना। दोनों कंडीशन को फॉलो किया है। अगर डिपार्टमेंट सेल्स है तब भी रिकॉर्ड दिया है, सैलरी वैल्यू उसका कम है। देखिए 12,000 है ना, 12,000 क्या 40 से कम है, तब भी उसको डिस्प्ले किया है। क्यों किया? क्योंकि उसका डिपार्टमेंट सेल्स है। अब यहाँ पे देखिए HR 2 लाख आया है, तो इसका डिपार्टमेंट सेल्स नहीं है, लेकिन सैलरी क्या है 40 से एबव। तो इसको हम बोलते हैं, अगर आप एक ब्लैंक छोड़ के लिखेंगे तो इसको बोलते हैं और कंडीशन। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट है, आप लिखना चाहें तो अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं इस तरीके का स्पेस देके। इस तरीके से स्पेस दे के आप लिख सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब
ये कंडीशन हो गया हमारा। अब हमें चाहिए कि सारे रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर दो सेल्स डिपार्टमेंट को छोड़ के ना। तो उसके लिए होता है नॉट। तो हम ये अब कंडीशन इसको हम एज्यूम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट। नॉट ऐसे बनता है ग्रेटर लेस देन ग्रेटर देन, ऐसे लिखेंगे इसके अंदर ना, एक्सेल के अंदर। और यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। इसका मतलब क्या होगा, डिपार्टमेंट सेल्स नहीं होना चाहिए, बाकी इसके अलावा कुछ भी हो, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस डेटा को पूरा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और डेटा को पूरा सेलेक्ट करने के बाद वापस डेटा टैब में जाएंगे और यहां पे क्लिक करेंगे किस पे, एडवांस, ठीक है। और एडवांस पे क्लिक करने के बाद अब कंडीशन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे कॉपी टू लोकेशन, इस तरीके से हम कॉपी टू लोकेशन सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। और यहां से ओके कर दीजिए, ठीक है। सेल्स हट गया, बाकी रिकॉर्ड है, ठीक है। समझ में आया। तो ये आप नॉट के साथ भी यूज कर सकते हैं, समझ में आया। तो ये एडवांस फिल्टर है, एडवांस फिल्टर का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर लीजिए डिपार्टमेंट नॉट, तो बढ़ाते चले जाइए। डिपार्टमेंट में ग्रेटर देन लेस देन नहीं होगा, डिपार्टमेंट इक्वल टू करके लिख दीजिए। आगे आप फिर लिख दीजिए डिपार्टमेंट नॉट अकाउंट, डिपार्टमेंट नॉट, हाँ बिल्कुल, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया ये कैसे आपको करना है, ठीक है। एडवांस फिल्टर का यूज ही इसीलिए करते हैं कि डेटा को अलग जगह पे हम ले जा सके, ठीक है ना। समझ में आया। एक और इसमें देखते हैं, एक प्रॉब्लम और है जो आपके लिए आई थिंक बेहतर हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये डेटा अभी थोड़ा सा कम कर देते हैं, थोड़ी सी साइज भी रिड्यूस कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल। तो टोटल तो बहुत सही है, यहाँ पे लिखा हमने सम, और यहां से यहां तक का डेटा सिलेक्ट किया, सम कर रहा है। तो देखिए ये डेटा यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, सम होके आ रहा है, ठीक है। और अब हम इस पे फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर किया, ठीक है। और यहाँ से एक पर्टिकुलर कोई डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब ये टोटल किया है तो इसका टोटल देखिए कितना आ रहा है, इसका टोटल 10300 आ रहा है, ठीक है। और फाइनल टोटल ये आ रहा है, ठीक है ना। प्रॉब्लम समझ में आ गया। जैसे आप फिल्टर करते हैं तो फिल्टर करने के बाद टोटल आपने लिखा है, टोटल चेंज नहीं करता है, फिल्टर टोटल को चेंज रिफ्लेक्ट नहीं करता है, वो तो फाइनल टोटल पे ही रहता है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ अगर हमें मिल जाए कि जो टोटल को भी रिफ्लेक्ट कर दे, जितना सेलेक्ट हो उसका टोटल लिखा है, समझ में आया। तो ऐसे वर्क को हम करते हैं, सब टोटल एक फंक्शन होता है। तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑल करते हैं,
इसकी थोड़ी सी साइज और डिक्रीज करते हैं ताकि वो भी व्यू हो प्रॉपर हमें। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल, एक टोटल ये भी लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे सब टोटल। यहाँ पे फंक्शन क्या लगाएंगे, इक्वल टू सब टोटल। ठीक है, सब टोटल लगाया। अब सब टोटल में देखिए बहुत से फंक्शन दिया हुआ है, एवरेज, काउंट, देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फंक्शन का नंबर लिखना है कि कौन सा फंक्शन आपको चाहिए। तो सम किस नंबर पे है, 9 नंबर पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 कॉमा, और ये सेल रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इसको बंद कर दोनों का टोटल सेम आ रहा है ना भाई, अभी तो सभी का टोटल किया है तो दोनों का सेम ही आएगा ना। अब फिल्टर लगाइए, अब फिल्टर अकाउंट पे लगाते हैं। तो अब देखिए ये वाला टोटल अलग हो गया, ये वाला टोटल फाइनल हो गया। हाँ, सब टोटल वाला रिजल्ट चेंज होगा, फाइनल टोटल वाला रिजल्ट चेंज। तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं, नहीं कंपेयर कर सकते हैं कि फाइनल टोटल ये है, इसका टोटल ये है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, अलग कहीं ना कहीं टोटल करके देखना पड़ेगा। भाई अगर 10 ग्रुप के लोग हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट का कुछ कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो किसका कितना कंट्रीब्यूशन है आपका, उसको अलग अलग ग्रुप करके सम करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, पहले ग्रुप करिए, फिर सम करिए, फिर ग्रुप करिए, फिर सम करिए। तो सब टोटल से आपको क्या होगा, जैसे आप ग्रुपिंग करते जाएंगे आपको उसके साथ ही साथ सम भी बताता जाएगा। जैसे एचआर का किया, तो अब ये एचआर का टोटल यहाँ पे बता दिया, और ये फाइनल टोटल। समझ में आ गया। तो ये फंक्शन है इसका सब टोटल। किस नंबर पे वो फंक्शन है वो नंबर लिखना है। देखिए क्या लिखा है, 9। ठीक है ना, एक बार मैं दोबारा लिख रहा हूं, मैं भी लिखते समय ध्यान ना रहा हो किसी का, तो मैं एक बार दोबारा लिख दे रहा हूं। देखिए इक्वल टू सब टोटल, ठीक है, और यहाँ पे सेलेक्ट किया, देखिए फंक्शन आ रहे हैं। सपोज हमें एवरेज चाहिए, तो यहाँ पे 1 कर देंगे, 1 कॉमा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हमें सम चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे 9 कॉमा, अब रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। भाई सम करेंगे तो एक पर्टिकुलर रेंज का ही करेंगे, रेंज सेलेक्ट करके एंटर। समझ में आ गया, यहां तक किसी को कोई डाउट, क्लियर है सबको। ठीक है, अब थोड़ा सा और डेटा हम इसमें बड़ा करते हैं। ये हमारा डेटा हो गया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको मूव करते हैं अगली सीट पे। और यहाँ पे अब चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो चार्ट बनाने के लिए सपोज हमें नाम और सैलरी, इस 2 कॉलम का चार्ट बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से नेम को सेलेक्ट कर लिया,
मान लीजिए आपके पास जो टेबल है उसमें बहुत से कॉलम है, तो सभी कॉलम को तो लेके चार्ट बनाएंगे नहीं, कुछ पर्टिकुलर कॉलम को ही लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टी कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो एक कॉलम सेलेक्ट किया, कंट्रोल बटन प्रेस करके दूसरे कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए, हो गया सिलेक्शन। ठीक है, और फिर किसमें जाएंगे, इंसर्ट, और यहाँ पे आपका ऑलरेडी ये देखिए सब चार्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम चार्ट से रिलेटेड आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइन चार्ट है। ठीक है, समझ में आया? तो आपको जो चार्ट चाहिए उस चार्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। तो सपोज हमने यहाँ पे कॉलम पे कर दिया 2D, तो ये हमारा चार्ट बन के यहाँ पे आ गया। समझ में आया? पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, अब ये चार्ट यहाँ पे आ गया, तो जैसे यहाँ पे नाम आ रहा है, यहाँ पे हमारा वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब ये देखिए जैसे चार्ट बना हुआ है, और जैसे हमारा यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी चार्ट के डिजाइन है, आप अलग डिजाइन को भी यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका एक ऑप्शन है स्विच रो और कॉलम में आप स्विच कर सकते हैं। देखिए नाम आपका कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, फिर वापस करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे अगेन। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये नॉर्मली हम यहाँ से चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। और फिर अगर सपोज इस पे हम गए, ठीक है, और यहाँ पे बहुत से ऑप्शन आ गए, जैसे चार्ट बना है कई ऑप्शन आ गए, देखिए लेआउट आ गया, ठीक है, फॉर्मेट आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम जाके डेटा लेवल पे डेटा को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे सेंटर कर दिया तो देखिए इसके ऊपर डेटा आ गया। ये किसमें था हमारा, लेआउट पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप डेटा लेवल पे गए, यहाँ पे आपने सेंटर में कर दिया। अगर आपको एंड पे चाहिए तो ये देखिए ऊपर चला गया। ठीक है, ओवरऑल बॉटम, यहाँ पे शो लीजेंड एट टॉप। ठीक है, टॉप पे पॉइंट समझ में आ रहा है? पूरा हटा दिया। एक की वैल्यू बहुत वो है ना, उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, क्योंकि वो कुछ बहुत ज्यादा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग वो सब वैल्यू काफी छोटी हो जा रही है। ठीक है, तो देखिए एक कॉलम यह सेलेक्ट किया कंट्रोल के साथ। जब भी आपको मल्टीपल सिलेक्शन चाहिए तो कंट्रोल की के साथ सेलेक्ट करिएगा, कंट्रोल बटन को दबा के रखिएगा, अगला कॉलम सेलेक्ट कर। ठीक है, अब इंसर्ट में जाएंगे और किस पे क्लिक करेंगे, कॉलम। यहाँ पे हमने क्लिक किया, ऑल चार्ट टाइप देखना है तो इस पे क्लिक कर दीजिए, सभी चार्ट यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के चार्ट की रिक्वायरमेंट है ना। तो कॉलम हमने लिया और यहाँ से ओके कर दी। अब थोड़ा सा ठीक आ गया ना। अब आप इसको सेलेक्ट करिए, देखिए एक पे हमने क्लिक किया, सभी सेलेक्ट हो गए। आप वहां पे ऑप्शन पे मत जाइए, यहीं पे राइट क्लिक कर दीजिए और ऐड डेटा लेवल देखिए लिखा हुआ है, ऐड डेटा लेवल, ऐड कर दिया। देखिए सबके टॉप पे डेटा चला गया। ठीक है, ये देखिए ये सिलेक्ट है, अभी कुछ नहीं सिलेक्ट है। अब ये सेलेक्ट किया, अब इस पे क्लिक किया तो देखिए सभी कॉलम सेलेक्ट हो गए, ये डॉट बन के आ गया है इस पे, दैट मीन सभी अप्लीकेबल हो गए। ठीक है, अब आप इस पे राइट क्लिक करिए, किसी एक पे रख के, सिलेक्शन रहना चाहिए, सिलेक्शन नहीं हटना चाहिए। और यहाँ पे देखिए लिखा है ऐड डेटा लेबल, आप इस पे क्लिक कर दीजिए, तो ये देखिए सबके ऊपर डेटा हमारा
समझ में आया? पॉइंट क्लियर हुआ? आपको यहाँ से डायग्राम में चेंज करना है तो आप यहाँ से कोई दूसरा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते, ठीक है। और ये चार्ट आप ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? पॉइंट क्लियर है? अब एक बड़ा कंसेप्ट यूज होता है कि एक्सेल में डैशबोर्ड। डैशबोर्ड समझते हैं क्या होता है? ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है डैशबोर्ड बनाने का, मैं बता रहा हूँ कि क्या है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में क्या होता है कि एक ही सीट पे डिफरेंट क्राइटेरिया के चार्ट को हम रख लें ताकि थोड़ी सी कंपेयरिंग करने के लिए ना। तो डैशबोर्ड ऐसा नहीं है कि डैशबोर्ड करेंगे तो यहाँ पे कोई डैशबोर्ड का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो आएगा। आपको चार्ट अलग अलग क्राइटेरिया पे बना के कॉपी करके पेस्ट करते जाइए। समझ में आया? ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे हम जाते हैं व्यू, और यहाँ पे देखिए ग्रिड लाइंस है तो हमने ये क्लिक कर दिया तो ये देखिए बिल्कुल प्लेन बन गया ना। पूरी हमारी सीट क्या हो गई? बिल्कुल प्लेन हो गया, ठीक है। बट है, ऐसा नहीं है कि रो और कॉलम गायब हो गया है, वो है, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या हो गया? पूरा बिल्कुल ये प्लेन बन गया। हाँ, ठीक है। तो अब हम जैसे यहाँ पे गए सीट 8 पे, इसको हमने क्या किया, थोड़ा छोटा कर लेते, कॉपी किया और इस सीट पे आए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एक चार्ट आ गया। समझ में आया? अब दूसरे पे गए, फिर इसको सेलेक्ट किया हमने, इंसर्ट किया और यहाँ पे इस बार हमने पाई चार्ट ले लिया, ठीक है ना। और यहाँ से क्लिक किया, सभी हमारा सेलेक्टेड है, और यहाँ पे जाएंगे ऐड डेटा लेवल, यहाँ पे सभी डेटा भी आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे डेटा लेवल में आप सेंटर पे चाहे तो यहाँ दे सकते हैं, तो डेटा आपका सेंटर पे आ गया। और फॉर्मेट फॉर्मेट डेटा लेवल पे जाएंगे, फॉर्मेट डेटा लेवल पे ध्यान रखिएगा, अगर आप परसेंटेज में भी वैल्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ परसेंटेज भी टिक कर दीजिए, तो परसेंटेज भी शो कर देगा। समझ में आया? तो अभी तो बहुत ज्यादा अब हो गए, तो फॉर्मेट डेटा सीरीज में अगेन में फॉर्मेट डेटा लेवल पे जाइए और क्या करिए, वैल्यूज हटा दीजिए, परसेंटेज ही रखिए ना। परसेंटेज में देखना चाहते हैं अगर तो ये देखिए अब केवल परसेंटेज में दिखा रहा है, ठीक है। और यहां से फॉर्मेट डेटा सीरीज, तो यहां से आप चाहें तो हाँ बॉर्डर कलर ले सकते हैं, ये बॉर्डर कलर हो गया, ठीक है। अब बाकी आप डिजाइनिंग करिएगा, इसको कॉपी किया और फिर डैशबोर्ड पे आए, फिर हमने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर, ठीक है। तो यू कैन पुट द मल्टीपल चार्ट एट वन स्क्रीन, जैसे आप फिल्टर लगाते हैं, ग्रेटर देन वाली वैल्यू पे फिल्टर लगाया और उसका चार्ट बना लिया, उसको कॉपी करके यहाँ रख लिया, फिर अगला कंडीशन दिया, फिर चार्ट बनाया, यहाँ पे रख लिया। समझ में आ गया? तो ये जब हम एक स्क्रीन पे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे तो दिस इज कॉल्ड द डैश। समझ में आ गया? तो आप इस तरीके से डैशबोर्ड भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको बता दे रहे हैं एक्सेल के अंदर, पीएमटी फंक्शन। सुना है किसी ने पीएमटी फंक्शन? जैसे ये फंक्शन क्या करता है, पीएमटी
जैसे आपको बोला जाए कि 1 लाख का लोन लेना है, 1 साल में पेमेंट करना है, 8% के ब्याज से कितनी ईएमआई बनेगी? तो आप क्या करेंगे, मोबाइल ऑन करेंगे, कैलकुलेटर खोलेंगे और सब फटाफट इनपुट करके बता देंगे। तो एक्सेल में भी दिया हुआ है फंक्शन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिए, जितना अमाउंट आपको लेना है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 2 लाख, और यहाँ पे जो लिख रहे हैं ये मंथ है, नॉट ईयर, ठीक है ना? क्योंकि फंक्शन के अंदर जो वैल्यू पास की जाती है वो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पास होती है। तो इंस्टॉलमेंट ईयर पे नहीं होता है, मंथ होता है। हाँ, ठीक है। तो मंथ दे दिया, और यहाँ पे हमने रेट दे दिया 8, ठीक है। 8% का इंटरेस्ट रेट है, और इसको हमने कर दिया यहाँ पे परसेंट, 8%। समझ में आया? ये इतना क्लियर हुआ? 8% लिखा है, ठीक है। अब आप आइए यहाँ पे पीएमटी फंक्शन लिखिए, पीएमटी, पीएमटी, टीएमटी नहीं, पीएमटी, ठीक है। हाँ, इक्वल टू पीएमटी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम रेट लेंगे। तो रेट ईयर से क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट से डिवाइड करेंगे। तो 12 है तो 12 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ईयरली वाइज होता है ना। तो हम इस सेल को लेंगे, डिवाइड बाय कितना कर देंगे, 12, कॉमा, इंस्टॉलमेंट हमारा कितना है, 12। तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। ये तो ऐसे ही सेल एड्रेस ले लिया। अगर सपोज ये आप ईयर में लिखे होते 5 ईयर्स, तो 5 × 12 मल्टीप्लाई करना पड़ता। समझ में आ गया? तो हमने यहाँ पे लिखा 2 लाख रुपए का 12 ईएमआई में हमें पे करना है 8% के ब्याज से। तो क्या चार्जेज होंगे, ठीक है, कॉमा। अब हम देंगे अमाउंट। तो एक्चुअली क्या होता है, लोन जब हम लेते हैं तो वो क्या होता है, बैंक को हमें पे करना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे सेल एड्रेस दूंगा तो जो रिजल्ट रिटर्न करेगा वो अमाउंट माइनस के साथ में दिखाएगा। समझ में आया? तो हम यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं। तो ये देखिए माइनस के साथ में आ रहा है, अमाउंट किस में आ रहा है, माइनस के साथ में। तो अगर आप चाहते हैं कि ये माइनस के साथ में ना आए तो अमाउंट वाला सेल सेलेक्ट, कॉमा के बाद माइनस लगा के फिर अमाउंट वाला सेलेक्ट करिए। तो माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएंगे, प्लस। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिखा है। समझ में आया? पॉइंट क्लियर हुआ? अब एक चीज का बहुत ध्यान दीजिएगा, जो गलत होता है वो क्या होता है कि यहाँ 8 है, ठीक है। तो 8 को अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखता, जनरली हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, परसेंट में नहीं लिखते हैं, तो अमाउंट बड़ा आपको बेहतरीन, मतलब कुछ अजीब तरीके का ही आएगा। ये परसेंटेज यहाँ पे है तो जनरल कर दें, 8 लिखा। तो ये देखिए कितना बड़ा अमाउंट दिखा रहा है। जित कितना लिया है, 2 लाख लिया है, पेमेंट कितना दिखा रहा है। हाँ, कोमल, ठीक है ना? तो आप इसको समझिएगा थोड़ा। यहाँ पे आप परसेंटेज जरूर लगाइए, परसेंटेज लगाएंगे तभी वो रेट कंसीडर करेगा, ठीक है। तो अब और है डेटा वैलिडेशन, गोल सीक, तो अभी करेंगे।